हेलो दोस्तों, मैं आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की हिस्ट्री में अध्याय 11। इसमें हम पढ़ेंगे नए साम्राज्य और राज्य। इसमें हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे? समुद्रगुप्त, हरिसेन और अन्य भी जानकारियाँ जो है प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। देखिए, प्रशस्तियाँ का मतलब यहाँ पे अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशंसिया का अर्थ होता है प्रशंसा। ठीक है, प्रशस्तिया का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा होता है। तो इसके बारे में जो है हम जानेंगे। देखिए, तो सबसे पहले समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहाँ जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेख से पता चलता है। किससे पता चलता है? अभिलेख से। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी किससे मिलता है? कि इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर, जो अशोक स्तंभ है उस पर क्या किया गया है? लंबे अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? तो आप जानते हैं कि अभिलेख का मतलब होता है कि पत्थर पर लिखवाई गई कोई बातें। जैसे मंदिरों के बाहर जो होती है, आप देखते हैं, या किसी स्टेशन पर जाते हैं तो उस स्टेशन के बारे में या किसी मंदिर की विशेषताएं बताई जाती है कि यह इतने पहले या इस तारीख को बना था, या इनकी ये उपलब्धियां थी। तो वैसे ही जानकारी जो है समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी जो होती है हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर मिलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? और दरबारी कवि भी थे और मंत्री भी रहे। हरिशरण द्वारा काव्य में रचना की गई थी। मतलब ये सारी जानकारी जो है हरिशरण के द्वारा क्या की गई है? बताई गई है। जो हरिशरण क्या थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और साथ ही साथ मंत्री थे। अब देखिए, अभिलेख क्या है? तो एक विशेष किस्म का अभिलेख, सॉरी, प्रशस्ति क्या है, प्रशंसा क्या है? तो एक विशेष प्रकार का क्या होता है? अभिलेख होता है। ठीक ना? और इसी अभिलेख को हम क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति का मतलब एक और तरीके आप जान सकते हैं कि जहाँ पे गांव में सड़क या नालियाँ बनती है तो वहाँ पे शिलालेख लगा दिया जाता है माननीय मंत्री के द्वारा, जो है कर कमलों द्वारा, या गांव में मुखिया का जो है उस पत्थर पे लिखवा दिया जाता है। तो वह अभी क्या होती थी? एक प्रशस्ति ही है। ठीक है ना? किन के द्वारा बनाया गया? यह एक संस्कृत शब्द है। क्या है? प्रशस्ति जो है क्या है? संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? प्रशंसा होता है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन, ठीक ना, पहले भी था। कब था? पहले भी था, परंतु गुप्त काल में इसका क्या हो गया? बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया। तो हमने देखा कि प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा होता है। प्रशस्ति संस्कृत शब्द है। समुद्रगुप्त की जानकारी किससे मिलती है? तो इलाहाबाद के अशोक स्तंभ से मिलती है। यह सारी जानकारी किसने दिया था? तो समुद्रगुप्त के रहे कवि और मंत्री हरिशरण के द्वारा अपनी रचना में लिखा गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति क्या है? तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति आप समझ गए होंगे कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को, ठीक ना, एक शिलालेख पर, अभिलेख पर लिखवा दिया गया। उनकी जो प्रशंसाएं, उनके द्वारा जो कार्य था, उन्हीं को क्या कहा गया? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कहा गया। लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या है? राजा की एक योद्धा और युद्ध जीतने वाले राजा, विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की गई है। किसकी की गई है? समुद्रगुप्त की रचना, उनकी बड़ाई की गई है। ठीक है, यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर भी बताया गया। समुद्रगुप्त को किसके बराबर बताया गया है? ईश्वर के बराबर बताया गया है। समुद्र योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। देखिए, जिनके शरीर पर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीर, भाला, बर्छी, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तारों, सैकड़ों हथियारों से लगे घावों को दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता, ये जो है समुद्रगुप्त की, ठीक है, चित्र है। हालांकि इससे कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में। यह भी बताया गया है कि समुद्रगुप्त जो थे, ठीक ना, समुद्रगुप्त वह बीड़ा बजाने वाले एक राजा थे। मतलब बीड़ा बीड़ा के क्या थे? वह शौकीन थे। तो बीड़ा बजाने वाले राजा कौन थे? समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पे दिखाया गया, ठीक ना, और उस सिक्कों में क्या किया गया है? समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो मतलब किस राजा को जो है बीड़ा बजाते हुए बताया गया है? तो समुद्रगुप्त को। हरिशरण प्रशस्ति के 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उसमें प्रशस्ति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया है। ठीक है ना? समुद्रगुप्त जो है 4 प्रकार के राजाओं का वर्णन किए और जो है समुद्र की नीतियों का वर्णन किया। समुद्र की नीति क्या थी, कैसे शासन करते थे, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है ना? यदि हम बात कर लें पहले की, तो पहले को दिखाया गया हरे रंग में। ठीक है ना? हम अभी नीचे देखेंगे। हरे रंग में दिखाया गया है जिससे आर्यवर्त के उन 9 शासकों का जिन्होंने समुद्रगुप्त हराकर राज्यों में मिला लिया था। देखिए, समुद्रगुप्त जो थे एक ताकतवर राजा हुआ करते थे। ठीक ना? जो आर्यवर्त के 9 शासक, आर्यवर्त के 9 शासकों को, उनके राज्य को जीत करके, ठीक ना, और अपने राज्यों में क्या कर लिए? मिला लिए और एक बड़ा सा विशाल साम्राज्य धारण कर लिए। दूसरी बात
कर लेंगे हम दक्षिणापथ की बात कर रहे हैं, तो दक्षिणापथ में 12 शासक थे। इनकी भी क्या करते हैं, युद्ध जीत लेते हैं। आर्यवर्त के बाद जो होता है इनका भी साम्राज्य जो है युद्ध में जीत लेते हैं, और उनको लाल बिंदु से दिखाया गया है मानचित्र भी हम देखेंगे। और हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया। जितने भी 12 राजा, दक्षिणापथ के 12 राजा थे, वह राजा जो थे हार गए, और हारने के बाद जो है समुद्रगुप्त के सामने अपनी क्या करती है, आत्मसमर्पण करते हैं, घुटने टेक देते हैं। जब घुटने टेक देते हैं तो समुद्रगुप्त जो थे इतने बड़े दयालु थे, उन्होंने कहा कि जाओ तुम क्या करो, अपने फिर साम्राज्य पर शासन करो, लेकिन जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करोगे। तीसरी बात आती है कौन, आंतरिक बैगनी रंग की। बैगनी रंग में क्या बताया कि असम, तटीय बंगाल, नेपाल तथा अन्य गढ़ संघ आते थे और यहाँ पे समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। यह भी जो था शासन करते थे तटीय क्षेत्रों में, और वहाँ से जो है राजा जब कोई कार्य करता था, राजा जो है समुद्रगुप्त जो है कुछ कार्य करते थे या कुछ फंक्शन किया करते थे, तो इन राजाओं को निमंत्रण दिया करते थे, और वह जो है राजा के लिए क्या लाते थे, उपहार लाते थे। और जो समुद्रगुप्त था उसने कहा कि मेरे हिसाब से क्या करना होगा, शासन करना होगा। अर्थात समुद्रगुप्त जो है जिस प्रकार से आज्ञा देता था वैसे ही दरबार में वो उपस्थित होते थे, मतलब हर काम छोड़ करके जी हुजूरी, ठीक है ना, क्योंकि वह क्या किया जाता था, खुली आज़ादी दिया हुआ था। उसके बाद चौथा हम देखते हैं शासक, जो नीले रंग में दिखाए गए हैं, यह कुषाण तथा शक वंश के थे। श्रीलंका के शासक भी थे, उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो थे कुषाण वंश और शक वंश के जो राजा थे वह समुद्रगुप्त की अधीनता पहले ही स्वीकार कर लेते हैं, और अपनी पुत्रियों का विवाह जो है उसने किया। सोचिए कितना ताकतवर कैसा शासक रहा होगा कि ये कुषाण वंश और शक वंश के जो राजा थे अपनी अपनी पुत्रियों का विवाह जो है समुद्रगुप्त से कर देते हैं। प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम उज्जैन तथा पाटलिपुत्र पटना गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र है। अभी आइए हम चित्र से देखते हैं। देखिए पहला हमने पढ़ा था कि जो हरे रंग का क्षेत्र था ये आर्यवर्त था, इसको क्या कर लिया समुद्रगुप्त जो है पूरा जीत लेता है। पाटलिपुत्र, नालंदा, ठीक है ना, कन्नौज, इन सारी चीज़ों को क्या करता है, देखिए पाटलिपुत्र, कन्नौज, प्रयाग, इन सभी राज्यों को कौन जीतता है, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त जीतने के बाद क्या करता है, अपने राज्य में मिला लेता है। फिर बात आती है दूसरा दक्षिणावर्त में। दक्षिणापथ की बात कर लेंगे तो दक्षिणापथ को भी क्या करता है, जीत लेता है। दक्षिणापथ में सातवाहन है, देखिए सातवाहन है, अमरावती है, ठीक ना, अमरावती, ये सारे डॉट बिंदु से जो है 12 शासकों को, यहाँ से 9 शासकों का राज्य क्या करता है, जीतता है, जबकि यहाँ से 12 शासकों को जीतता है, और यहाँ पर क्या करता है, शासन करता है, जिससे जो है राजा क्या करते हैं, अपना इसका अधीनता को क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। बाकी जो है फिर इस हिस्से में आता है, और यह हिस्सा जो है पूर्वी तटीय क्षेत्र है, बंगाल का क्षेत्र है, ठीक है, नेपाल, बंगाल, असम, इन सारे क्षेत्रों में क्या करता है राजा जो है इसके लिए उपहार लाते हैं, क्योंकि राजा जो है इनको छूट दिया होता है कि क्या करो, तुम जाओ अपना राज्य करो, लेकिन जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करेंगे। बात आती है नीले क्षेत्र की, ये वाले हिस्से की क्षेत्र आती है, और इस क्षेत्र में आता है फिर कौन सा हमारा, यह आता है हमारे श्रीलंका वाली, और उधर तो इन सभी राज्यों से क्या करते हैं कि शक और कुषाणों का, यहाँ पे किसका था, शक और कुषाण शासन करते थे। तो कुषाण और शक ने देखा कि समुद्रगुप्त जो है सबको हरा करके अपने साम्राज्य को मिला रहा है, तो इनको डर हो जाता है, और डर हो जाने के कारण जो है ये जा करके समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अधीनता को स्वीकार करते हैं तो राजा जो है इनके सामने शर्त रखता है, और समुद्रगुप्त से जो है ये शक और कुषाण वंश के राजा जितने भी राजा थे वो अपनी अपनी बेटियों की शादी जो है, पुत्रियों की शादी समुद्रगुप्त से कर देते हैं। सोचिए किस प्रकार का राजा रहा होगा। और यदि बात कर लेंगे अधिकांश प्रशंसा जो की गई है, पत्थर शिलालेख लगाए गए हैं, वह शासकों के पूर्वजों के बारे में था, समुद्रगुप्त के पूर्वजों के बारे में बता दी। यह प्रशस्ति समुद्रगुप्त के पितामह यानी प्रपितामह मतलब यानी परदादा, फिर दादा, पिता और माता के बारे में क्या करती है, बताती है। उसकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी, मतलब समुद्रगुप्त जो था उसकी माँ कुमार देवी, उसकी माँ का नाम क्या था, कुमार देवी था, और वह कहाँ की थी, वह लिच्छवीगढ़ की क्या थी, एक पुत्री थी, ठीक ना, लक्ष्मीगढ़ की क्या थी, लड़की थी। लिच्छवीगढ़ की, गढ़ क्या होता था, गण और संघ बताया था। गढ़ क्या होता थे, संघ जो था संगठन होता था, और गण जो होते थे सदस्य हुआ करते थे। और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। तो चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक जो थे, ठीक ना, इनके पिता का नाम था गुप्त वंश के पहले शासक जो थे चंद्रगुप्त, ठीक ना, वह समुद्रगुप्त के क्या थे, पिताजी थे। और इनकी शादी जो होती है लिच्छवीगढ़ की, ठीक ना, एक लड़की जिसका नाम क्या था, कुमार देवी से शादी हो जाती है। उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि, जिन्होंने महाराजा कौन, चंद्रगुप्त
गुप्त वंश के पहले शासक थे और उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यही उपाधि धारण की। अच्छा, समुद्रगुप्त, अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला कौन शासक था? तो समुद्रगुप्त। सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला कौन शासक था? तो चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कौन थे? तो गुप्त वंश के पहले शासक थे। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? तो कुमार देवी था। कुमार देवी जो थी किस गण की महिला थी या लड़की थी? तो वह लिच्छवी गण की थी। यहां से इतने क्वेश्चन बने और इस प्रकार से धीरे धीरे वंश का क्या होता गया? महत्व बढ़ता गया। यहाँ भी एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कहा गया है कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से जानकारी मिली। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से भी पता चला। किससे पता चला? समुद्रगुप्त के बारे में हमें सिक्कों से पता चलता है, अभिलेखों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त कर दिया। अंतिम शक शासक जो है, ठीक, अंतिम शक शासक कौन था इसके बारे में आप कमेंट करके बताएंगे। और उन्होंने क्या कर दिया? परास्त कर दिया। ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार जो था किससे भरा हुआ था? कवियों से भरा होता था और कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट भी उन्हीं के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। अब हम पढ़ते हैं हर्षवर्धन तथा हर्षचरित के बारे में। अब देखिए हमने देखा कि गुप्त वंश के शासकों की जानकारी किससे मिली? अभिलेखों से और सिक्कों से पता चली। वैसे ही अन्य शासकों की जानकारी जो है उनकी जीवनी से पता चला। अब एक राजा के बारे में पढ़ेंगे, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कौन था? जिसकी जानकारी 1400 साल पहले शासन किया। मतलब हर्षवर्धन जो था वह 1400 साल पहले शासन किया था। और इनके दरबारी कवि, मतलब हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने संस्कृत में उसकी जीवनी की रचना की। तो हर्षवर्धन की जीवनी की रचना किसने किया? बाणभट्ट ने। किसमें किया? संस्कृत में। और उनकी जीवनी का नाम क्या है? हर्षचरित। तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। वो क्या थे? कवि थे। हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए राजा बनने तक का वर्णन है। किसमें? हर्षचरित में। हर्षचरित में कि किस प्रकार से जो है हर्षवर्धन राजा बने और उनकी वंशावली क्या थी। चीनी यात्री वेनसांग काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। चीनी यात्री वेनसांग जो थे वह भी हर्षवर्धन के साथ दरबार में लंबे समय तक रहे। बात यहाँ पे कर लेते हैं कि हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। तो थानेसर के राजा जो है हर्षवर्धन को कब बनाया गया? जब उनके पिता और उनके भाई की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और साथ ही साथ उनके बहनोई को कहाँ का बनाया जाता है? कन्नौज का शासन बनाया जाता है। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। अब जो क्या होता है कि जब इनके बहनोई को जो है हर्षवर्धन के बहनोई को जब कन्नौज का शासक बनाया जाता है तब बंगाल के शासक ने उनको क्या कर दिया? मार डाला। और जैसा ही मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। हर्षवर्धन ने कहा कि मेरे रहते हुए मेरे बहनोई का मार डाला गया, ठीक ना, इससे कहीं ना कहीं हमें भी क्या किया जाएगा? मार डाला जाएगा। तो इसकी वजह से जो है वह शासन करता है और शासन करने की वजह से कन्नौज को अपने अधीन मिलाया और उसके बाद बंगाल पर क्या कर दिया? चढ़ाई कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता वो अन्य जगहों पर नहीं मिली। अब चढ़ाई जैसे ही करता है तो मगध साम्राज्य और साथ ही साथ बंगाल को भी क्या किया? जीत लिया। जब हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश किया, ठीक है, नर्मदा नदी जानते ही क्या है? यह भ्रंश घाटी से निकलती है, ठीक है ना, विंध्य की पर्वतों से होकर के निकलती है। तो जब यह आता है कौन? दक्कन की ओर आता है, कोशिश किया, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोक दिया। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि चालुक्य नरेश जिसका उपाधि क्या है? पुलकेशिन द्वितीय जो है उसने किसको रोका? तो हर्षवर्धन ने रोका। हर्षवर्धन जो है बंगाल और साथ ही साथ जो है मगध को जीतने के बाद किस तरफ चढ़ाई कर दिया था? तो दक्कन की तरफ चढ़ाई कर दिया था। और दक्कन जानते हैं जो है हमारा तटीय क्षेत्रों को छोड़ करके बीच वाला हिस्सा है। अब हम पढ़ने वाले हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां, मतलब उनके अभिलेखों में प्रशंसा क्या क्या किया गया है। पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण वंश थे। क्वेश्चन यही बन रहा है कि दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश कौन कौन से थे? तो पल्लव और चालुक्य थे। पल्लवों की राजधानी जो थी कांचीपुरम, और कांचीपुरम जो थी आसपास के क्षेत्रों में कावेरी नदी के
नदी के डेल्टा तक था, ठीक है ना। जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। मतलब चालुक्य की राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। जबकि जो पल्लव की राजधानी बनाई गई, पल्लवों की जो राजधानी थी वह कांचीपुरम के आसपास क्षेत्रों से कावेरी नदियों की डेल्टा के बीच में था, ठीक है ना। अब यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलता है कि चालुक्य की राजधानी जो थी कहाँ थी? एहोल थी। कहाँ थी? एहोल, ठीक है। और एहोल का था एक व्यापारिक, बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, और साथ ही साथ क्या बन गया? धार्मिक केंद्र बन गया। तो एहोल जो था वो किसकी राजधानी थी? चालुक्यों की। यह क्या था? बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, बाद में धार्मिक केंद्र बन गया, क्योंकि यहाँ पे क्या थे? बहुत ज़्यादा मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का क्या करते थे? पल्लव और चालुक्य जो थे एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। जैसे गांव में क्या करते हैं? गांव में जो है लोग खेती करते हैं तो एक दूसरे के हर साल क्या करते हैं? जैसे ही धान का सीजन या गेहूं बोने का सीजन आता है तो डांड को काटते रहते हैं, काटते काटते उसके खेत में घुस जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं? फिर इनके खेतों में घुस जाता है। तो ऐसे ही क्या करते रहते थे कि अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था। जो समृद्ध शहर हुआ करते थे, जो बड़े बड़े शहर हुआ करते थे, उनको निशाना बना लिया जाता था, क्योंकि वो चाहते थे कि इनको इकोनॉमिकली जो है इनको क्या कर दिया जाए? कमज़ोर कर दिया जाए। इसलिए जो है एक दूसरे के वह चालुक्य और पल्लव जो थे राजधानी को निशाना बनाया करते थे और बार बार हमला कर दिया करते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। तो यदि बात कर ले चालुक्य, ठीक है, चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो वह कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। अब इनके बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो दरबारी कवि रवि कृति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चला। पुलकेशिन द्वितीय जो थे वह प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, और इनके बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है? तो इन्हीं के दरबार में रहने वाले कवि रवि कृति जी के द्वारा रचित प्रशस्तियों से मिलता है। अब देखिए, रवि कृति जो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में लिखते हैं, जो चालुक्य वंश के राजा थे, और रवि कृति क्या थे? पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। वो क्या क्या लिखते हैं? उन्होंने बताया कि पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। कौन चलाया था? पुलकेशिन द्वितीय। वह अभियान चलाया, मतलब वह अपना जो है सैनिकों को भेजते, और सैनिकों को भेजने के बाद जो है उन सारे क्षेत्रों का भ्रमण कराता और देखता कि कहाँ क्या चीज़ें हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्षवर्धन को भी क्या किया? इसने, पुलकेशिन द्वितीय ने आगे बढ़ने से रोका, क्योंकि जब बंगाल और मगध को जीत करके जब हर्षवर्धन जो आगे बढ़ रहा था दक्कन की पठान की तरफ नर्मदा नदी को पार करके, तो वहीं पर पुलकेशिन द्वितीय क्या कर रहा है? रोक लेता है, क्योंकि दक्षिण भारत की जो थे दो ही महत्वपूर्ण शासक हुआ करते थे, चालुक्य और पल्लव। उसमें से चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया? हर्षवर्धन को रोक दिया। और हर्ष का क्या होता है? अर्थ आनंद होता है। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी, ठीक ना। जब क्या किया? जब पुलकेशिन द्वितीय जो था इतना ताकतवर हुआ था, एक दूसरे की ओर चढ़ाई करते थे सीमाओं पर, तो पुलकेशिन द्वितीय जो है कांचीपुरम जो था किसकी राजधानी हुआ करती थी? तो कांचीपुरम जो था, कांचीपुरम किसका क्षेत्र था? पल्लवों का क्षेत्र था। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है वहाँ पर जाकर के क्या करते हैं? हमला बोलते हैं, और वहाँ का जो राजा था वो क्या करता है? कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण ले लिया। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी, कुछ ही समय तक के लिए थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए, बहुत कमजोर होते गए, आपस में जो है इकोनॉमिकली रूप से कमजोर हो गए ये लोग। पल्लव और चालुक्यों का अंतर राष्ट्रकूट तथा चोल वंश ने समाप्त कर दिया। उसके बाद जो है दो वंश आते हैं, राष्ट्रकूट तथा चोल वंश। तो पहले हमने देखा कौन कौन से वंश रहे? पहले हमने देखा कि पल्लव चालुक्य, इनके दो आपस में लड़ते रहे, लड़ने के बाद जो है इनकी समाप्ति धीरे धीरे होने लगी। उसके बाद दो अंततः जो होता है, दो पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्र तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। उसके बाद कौन से आगे शासक? राष्ट्रकूट तथा चोल वंश। हम देखते हैं इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। जो राज्य थे इनका प्रशासन कैसे चलता था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या होते थे? गांव होते थे। जो भी शुरुआत होती थी प्रशासन के लिए वो कहाँ शुरू होती थी? गांव से होते थे। लेकिन इसमें धीरे धीरे क्या हो गया? बदलाव आ गया। बदलाव कैसे है? राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कदम उठाए।
देखिए इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता के पद संभालते थे। जैसे कवि हर्षेण अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। हरिसेन हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमार मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा संधि विग्रह अर्थात युद्ध के शांति के विषयों में जानकारी रखने वाले भी थे। अब बताएंगे हरिसेन जो थे किसके दरबारी कवि थे। इसमें हम देखेंगे एक नए प्रकार की सेना। ये कुछ राजा भी ऐसे थे कि जो पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे। जैसे मैंने बताया था, अपने पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि कुछ राजा हुआ करते थे जो अपनी एक सुसंगठित सेना रखते थे और उनका टैक्स जो है लोगों से वसूल कर अनाजों से क्या करते थे, उनका मतलब अनाज वसूलते थे, पैसा वसूलते थे, एक नियमित रूप से कर वसूलते थे तथा कुछ राजाओं से उपहार के रूप में लिया करते थे, कुछ लोगों से उपहार के रूप में लिया करते थे और उस प्रकार से जो अपने सैनिकों को क्या देते थे, वेतन दिया करते थे। वैसे ही जो है जिससे हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे, इनके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे। सेना नायकों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में कुछ क्या दे दिया जाता, भूमि दान दिया जाता था, भूमि से कर वसूलते थे, ठीक ना, और जिससे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही साथ क्या करते थे, युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे, क्योंकि ये भी बहुत आवश्यक हिस्सा था। और देखिए जो इन सारी चीज़ों को जैसे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे तथा साथ ही वह युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते थे, सामंत कहते थे, ठीक ना। जो व्यक्ति राजा के लिए हथियार, घोड़े, हाथी की देखभाल करना, सेना की देखभाल करना, सेना की इकट्ठा करना तथा युद्ध के लिए हथियार जुटाना, इन सारी चीज़ों को जो देखभाल करता था, जो मैनेज करता था, उसको हम सामंत कहते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे ये सामंत, ठीक ना, जहाँ का भी शासक क्या होता था, दुर्बल पड़ जाता था, कमज़ोर पड़ जाता था, तो ये सामंत जो होते थे, ठीक ना, स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। मतलब ये खुद को राजा बनने की कोशिश करने लगते थे कि मैं इनकी जगह पर क्या कर जाऊँ, बैठ जाऊँ। अब हम अध्ययन करेंगे यहाँ पे दक्षिण के राजाओं की में सभाएं। दक्षिण के राज्यों में सभाएं कैसे होती थी, क्या क्या करना पड़ता था, उसके बारे में जानकारी करते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे कि पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा की गई। इन्हीं में से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। सभा क्या थी, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन होता था, जिसे हम सभा कहते थे। अब ये सभाएं जो थी, ये सभाएं उप समिति, मतलब समिति जो थी उससे हट करके एक और समिति होती थी, जिसको उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिर की देखरेख आदि काम करती थी। मतलब ये सभाएं का कार्य क्या था, खेती बाड़ी करना, मतलब दैनिक चीज़ें, मतलब जो हमारी ज़रूरत की बेसिक चीज़ों को क्या करती थी, मैनेज करती थी। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। अब देखिए उर नामक ग्राम सभा क्या होते थे, तो जहाँ पर ब्राह्मण भूस्वामी नहीं होते थे, वहीं पर जो था उर नामक ग्राम सभा होती थी। नगरम, देखिए एक वर्ड है नगरम। नगरम क्या था, नगरम जो है व्यापारियों के एक संगठन का नाम था, व्यापारियों के एक संगठन का नाम था, जिसको क्या कहते हैं, नगरम कहते थे। अब देखते हैं कि उस जमाने में जो है, उस जमाने में आम लोग कैसे थे। देखिए जनसाधारण के बीच जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। कुछ देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास जो है अपने नाटकों में राज दरबार करते थे और राज दरबार का क्या करते थे, चित्रण करते थे और वह अपने नाटकों में लिखते हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हैं, मतलब अपनी भाषा बोलते हैं, ठीक है। प्राकृत भाषा मतलब क्या हुआ, बोलचाल की भाषा यूज करते हैं। वैसे ही एक बात करें, उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी नाटक है, कालिदास की है, ठीक है। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। मतलब देखिए, अब जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, अभिज्ञान शाकुंतलम में किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मी के दुर्व्यवहार की बात भी कही गई है और यह सब लिखा किसने, कालिदास ने लिखा है, अपनी नाटक के में बताया।
आइए कुछ हम क्या करते हैं, अन्य जानकारी प्राप्त करते हैं। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। नहीं, यातायात का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? अरब। ठीक है। अरब व्यापारी तथा नाविकों में भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। मतलब भारत और यूरोप के बीच करें कि अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही लोग जो थे आते जाते रहते थे, नाविक। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले के। बेदुइन कौन होते थे? घुमक्कड़ कबीले के होते थे, घुमक्कड़ होते थे, मतलब घूम कर यात्रा करते थे। वह मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि वह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमियों मतलब रेगिस्तानों में भी क्या कर सकता है? स्वस्थ रह सकता है। तो बेदुइन कौन थे? बेदुइन जो थे वह एक कबीलाई लोग हुआ करते थे, जो कबीले के रूप में चलते थे, ठीक ना। और उनका विश्वास सबसे अधिक किस पर था? ऊँटों पर होता था। अब देखते हैं हम, लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। तो इस्लाम धर्म की शुरुआत जो हुई कब हुई? 1400 साल पहले। किसने कराया? तो हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब ने कराया था। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उन्होंने बताया कि अल्लाह जो है केवल इस दुनिया को चलाने वाला है। उसके बाद सभी को समान माना गया। उसने कहा कि जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया, ठीक ना, वह ईश्वर नहीं हो सकता, भगवान नहीं हो सकता, बल्कि सब क्या है? वह एक दूसरे के सिमिलरिटी है, समान है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का भी एक अंश दिया गया है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान स्त्री मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, ठीक ना। उन्होंने कहा करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए अल्लाह ने सबके लिए पुरस्कार रखा। उन्होंने बताया कि जो एक दूसरे की सहायता करते हैं उनके लिए ईश्वर जो है एक प्रकार का पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम जो था, जो अरब और यूरोप को जोड़ने वाले लोग थे, ठीक है, जो एक दूसरे को जोड़ रहे थे, यात्रा के दौरान जोड़ रहे थे, वह क्या करते हैं कि वो अपने साथ जो है एक धर्म को लेकर आते हैं, और वह इस्लाम धर्म को लेकर आते हैं। और इस्लाम धर्म स्पेन, इराक और भारत तक फैल गया। अब अरब नाविक जो थे उपमहाद्वीपीय तटीय बस्तियों में रहते थे और इससे परिचित थे। अब धीरे धीरे जो है अपने साथ धर्म भारत में भी लेकर आए, और अरब के सिपाहियों ने 1300 साल, ठीक ना, सिंध को, जो आज के पाकिस्तान को, क्या कर लिया था? जीत लिया था। तो आशा करते हैं कि ये क्लास जो होगी बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमको मिले, समुद्रगुप्त के बारे में जाने, हर्षण के बारे में जाने, कालिदास के बारे में जाने हम लोगों ने, ठीक ना। उसके बाद चालुक्य, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट के बारे में हम लोग जाने, ठीक ना। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, ठीक ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।